मैं विकास कुमार काका स्टीवर्ट चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमणों के बारे में। यानी कि विदेशी आक्रमणों में हम पढ़ेंगे सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर थर्ड के बारे में, जिसने भारत पर 326 बीसी में आक्रमण किया था। तो उसके बारे में हम उसके सामान्य परिचय उसका देखेंगे, उसके बाद उसके द्वारा किए गए भारत पर आक्रमण और उसका पोरस से जो झेलम नदी यानी वितस्ता हाइडेस्पीच का जो युद्ध हुआ था, जो इतिहास में बहुत ही प्रमुख युद्ध है। और उस युद्ध के बाद जब वो वापस लौटा तो उसकी मृत्यु बेबीलोन में हो जाती है टाइफाइड के द्वारा। तो इस क्रम में हम पढ़ेंगे आज इसको, और इसके बाद ही विदेशी आक्रमण यानी कि यूनानी आक्रमण का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आइए देखते हैं विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण में हम देखेंगे यूनानी आक्रमण, यूनानी या ग्रीक। अब इस यूनानी आक्रमण में इसका नेतृत्व करता अलेक्जेंडर थर्ड। अलेक्जेंडर तृतीय, थर्ड। अलेक्जेंडर थर्ड, जिसको हम सिकंदर महान के रूप में जानते हैं, सिकंदर महान के रूप में। ये सिकंदर महान कब बनेगा इसके बारे में भी जानेंगे। ये स्टार्टिंग में इसका यानी प्रारंभिक नाम क्या है, अलेक्जेंडर थर्ड। इसकी मां का नाम ओलंपिया और पिता इसके कौन है, फिलिप। किसका पुत्र था, फिलिप का। ये जो अलेक्जेंडर थर्ड था, ये इसके पिता जो थे वो मैसोडोनिया या मकदूनिया, मैसोडोनिया या मकदूनिया, यहां के शासक थे। एक छोटा राज्य था ये मैसोडोनिया या मकदूनिया, यहीं के शासक थे फिलिप द्वितीय यानी अलेक्जेंडर थर्ड के पिता। और अलेक्जेंडर थर्ड के पिता भी ये चाहते थे, विश्व विजेता बनना चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छा पूर्ण न हो सकी। लेकिन उस इच्छा को ये उनका पुत्र फिलिप तृतीय इसको काफी हद तक इसको साकार करता है। अब अलेक्जेंडर थर्ड का जो जन्म है वो होता है 356 बीसी में। 356 बीसी में कब जन्म होता है, 356 बीसी में। अब 356 बीसी में इसका जन्म होता है और 330 बीसी में यानी ईसा पूर्व 330 बीसी यानी 330 ईसा पूर्व ये मैसेडोनिया का शासक बनता है अपने पिता के स्थान पर। पिता का उत्तराधिकार किसको प्राप्त होता है, ये अलेक्जेंडर थर्ड को। यानी कि 20 वर्ष की अवस्था में ये 20 वर्ष की अवस्था में शासक बन जाता है। कितनी अवस्था में, 20 वर्ष की उम्र में ये शासक बन जाता है। और उसके बाद 331 बीसी में इसका युद्ध होता है दारा थर्ड के साथ। दारा थर्ड और किसके बीच, अलेक्जेंडर थर्ड। इन दोनों के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध का नाम है अराबेला या गोगा मेला का युद्ध। अराबेला या गोगा मेला का युद्ध ये कब होता है, 331 बीसी में। 331 बीसी में युद्ध होता है। इस युद्ध में ये ईरानी शासक है अलेक्जेंडर थर्ड। ये ईरानी शासक है, कहां का शासक है, ईरानी शासक है।
और अलेक्जेंडर जो है ये मैसेडोनिया का शासक है, ये छोटा राज्य है इसका। और मैसेडोनिया यानी अलेक्जेंडर के राज्य से 40 गुना बड़ा साम्राज्य है किसका? ईरानी शासक का। इसका जो है वो 40 गुना बड़ा साम्राज्य, इसका जो साम्राज्य है दारा थर्ड का, वो 40 गुना बड़ा है अलेक्जेंडर की अपेक्षा। यानी अलेक्जेंडर का राज्य जो है उससे 40 गुना बड़ा राज्य पे शासन कर रहा है दारा थर्ड। लेकिन अराबेला या गोगाबेला के युद्ध में 331 बीसी में ये अलेक्जेंडर थर्ड इसको हरा देता है और इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद अलेक्जेंडर थर्ड जो है वो सिकंदर महान की उपाधि प्राप्त करता है। यानी कि आज के बाद अगर कोई आपसे पूछता है कि सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर ग्रेट, द ग्रेट अलेक्जेंडर कहा जाता है इसको, तो अलेक्जेंडर महान कैसे महान बना या क्यों कहा जाता है उसको महान? क्योंकि उसने जब उसका दारा थर्ड का साम्राज्य जब 40 गुना है तो उसकी सेना भी उससे काफी बड़ी होगी या विशाल सेना रखता होगा वो। लेकिन इतनी विशाल सेना को अलेक्जेंडर थर्ड ने अराबेला या गोगाबेला के युद्ध में 331 बीसी में जब हरा दिया, इसीलिए इसे सिकंदर महान की इसने उपाधि प्राप्त की। इसे सिकंदर महान की उपलब्धि यानी उपाधि जो है प्राप्त हुई, इसीलिए इसे कहा जाता है सिकंदर महान। अब ये तो इसकी अभी भारत से बाहर विजय हैं, यानी अभी भारत से बाहर। अच्छा, ईरानी जो शासक ये आए थे, ये जेड्रोसिया के रास्ते भारत आए थे, यानी रेगिस्तानी रास्ते से होते हुए जो बलूचिस्तान के मकरान का जो क्षेत्र है, बलूचिस्तान सुना है, पाकिस्तान का जो दक्षिण पश्चिमी प्रांत है बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान में जेड्रोसिया का रेगिस्तान पड़ता है, मकरान क्षेत्र, उस रास्ते से ये ईरानियों ने आक्रमण किया था भारत पर। और यूनानियों ने जो आक्रमण किया वो इन्होंने बैक्टीरिया यानी बल्क के रास्ते होते हुए ये हिंदुकुश पर्वत को पार करके खैबर दर्रे से भारत में इन्होंने प्रवेश किया और सबसे पहले ये सिंधु नदी के पास आया। सिकंदर जो है भारत में प्रवेश करने के लिए सिंधु नदी के मुहाने पर, सिंधु नदी के तट पर पहुंचा। ये सिंधु नदी है, यह है सिंधु, और यह है झेलम नदी, यह है चिनाब, यह है सतलज, और यह है रावी, और ये ब्यास। अब ये सिंधु है, ये झेलम है, झेलम, ये रावी है, ये चिनाब है, ये सतलज, और ये ब्यास। जब वो सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंचा, ये मुहाना अपना कहां बनाती है? अरब सागर में। कहां बनाती है? अरब सागर में। ये जब इस सिंधु नदी के मुहाने पर सिकंदर अपनी सेना के साथ पहुंचा, सिकंदर की सेना की सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता ये थी कि उसके पास जो अस्त्र शक्ति थी यानी घुड़सवार जो सैनिक थे वो अधिक थे उसकी सेना में, और उसके पास सेल्यूकस, डियोडोरस, नियार्कस जैसे योग्य सेनापति थे, यानी योग्य सेना नायक भी उसकी सेना में शामिल थे उसके साथ, जो सेना का नेतृत्व अलग अलग क्षेत्रों से, यानी कि कोई वाम पार्श्व से, कोई दाएं पार्श्व से सेना का नेतृत्व करते थे, कोई अगले हिस्से का नेतृत्व करते थे। तो इसीलिए जो सिकंदर महान था वो लगातार विजय प्राप्त करता चला गया, और विजय प्राप्त करते हुए वो जब विजयी होता रहा तो वो आगे ही बढ़ता चला गया। इस क्रम में वो कहां पहुंचा? सिंधु नदी, यानी उस भारत पर आक्रमण करने के लिए जब सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंचा तो कोनस नाम का एक इसका सेना नायक था जो
पुल बनाने में निपुण था। उसने नाव का पुल बनाया सिंधु नदी पर। किसका पुल बनाया? नावों का पुल। एक नावों को जोड़कर उसने पुल बनाया, जिसके द्वारा उसने सिंधु नदी को पार किया। सिंधु नदी को पार करने, झेलम और सिंधु के बीच में एक शासक राज्य करता था जिसका नाम था आंभी। क्या नाम था? आंभी। ये भारतीय शासक था आंभी। इसने क्या किया, यानी जिस समय सिकंदर की सेना सिंधु नदी के पास पहुंची तो ये घबरा गया, और इसने सिकंदर के बारे में पहले ही सुन रखा था कि सिकंदर की सेना बहुत ही शक्तिशाली है और वह विश्व विजय करने के लिए निकला है। इस प्रकार से यह घबराकर आत्मसमर्पण कर देता है और सिकंदर को ये हाथी और तमाम चीजें भेंट करता है, बहुमूल्य वस्तुएं भेंट करता है और उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। अगर देखा जाए तो भारतीय इतिहास में यह पहला व्यक्ति है जिसके बारे में इतिहास में लिखित साक्ष्य मिलता है जिसने अपने देश के साथ गद्दारी की हो। तो आंभी पहला शख्स है जिसका इतिहास में लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है कि इसने अपने देश के साथ गद्दारी की। तो ये सिकंदर के साथ मिल गया क्योंकि ये पोरस से इसका मतभेद था, और पोरस जो था वो झेलम और चिनाब नदी के बीच पोरस राज्य करता था। ये भी भारतीय शासक था। तो पोरस जो था वो चिनाब और झेलम नदी के बीच इसका ये जो क्षेत्र था ये पोरस का था, और ये जो क्षेत्र था ये आंभी का था। आंभी ने आत्मसमर्पण कर दिया, आंभी भी सिकंदर के साथ हो गया। तो अब सिकंदर के उससे युद्ध करने से पहले सिकंदर प्लस आंभी जो भारतीय शासक था, इसकी सेना भी इसके साथ हो गई, प्लस एक और शशिगुप्त। अब ये तीन व्यक्ति हैं जो ये करेंगे, पोरस से युद्ध होगा इनका। यानी एक तरफ पोरस की सेना और एक तरफ ये तीन सेनाएं। इस युद्ध को ये जो शशिगुप्त है, ये जो दूसरा व्यक्ति सिकंदर के साथ शामिल हुआ, ये पहले जब दारा थर्ड से युद्ध हुआ था उस समय ईरानी सेना की तरफ से पोरस इससे लड़ा था सिकंदर से। यानी कि ये सिकंदर के खिलाफ युद्ध कर चुका था पहले ईरानी सेना में शामिल होकर, यानी ईरानियों का साथ दिया इसने। लेकिन जब ईरानी हार गए पूर्ण रूप से और इसने देखा कि सिकंदर अब बढ़ता ही जा रहा है, सिकंदर की शक्ति बढ़ रही है, तो ये शशिगुप्त भी सिकंदर के साथ हो लिया। और अब ये तीनों मिलकर पोरस से युद्ध करेंगे, और ये इस युद्ध को कहा जाता है हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध या बितस्ता, इसको कई नामों से जाना जाता है। ये झेलम नदी के नाम है। तो हाइडे स्पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध या बितस्ता का युद्ध, यूनानी जो लेखकों ने कृष्ण के बारे में लिखा है, भगवान कृष्ण के बारे में, कृष्ण को उन्होंने हेराक्लीज नाम से पुकारा है। उन्होंने क्या कहा है कृष्ण को? हेराक्लीज। इसी प्रकार से ये झेलम या बितस्ता नदी को क्या कहते थे? हाइडे स्पीच। इसीलिए इस युद्ध को कहा जाता है हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का जो युद्ध है ये 326 बीसी, ये 326 बीसी में जब हाइडे स्पीच का युद्ध होता है, इस युद्ध में पोरस की हार होती है। पोरस की हार होती है और पोरस आत्मसमर्पण कर देता है सिकंदर के सामने। लेकिन जब सिकंदर के सामने पोरस आत्मसमर्पण करके उस सिकंदर के सामने इसे पेश किया जाता है, तो सिकंदर इससे पूछता है कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस निर्भीकता से यानी निडरता से कहता है कि मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा एक शासक दूसरे शासक के साथ करता है। तो उसकी इस निडरता या इस दृढ़ता को देखकर सिकंदर प्रभावित होता है और उसे उसका राज्य वापस कर देता है, और उसकी वीरता से वो खुश होता है और उसे उसका राज्य ज्यों का त्यों लौटा देता है। उसके बाद सिकंदर इस विजय के बाद आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ये बताया जाता है कि अगर आपने ब्यास नदी को पार किया, यानी कि भारत की मुख्य भूमि अंदर यानी कि मैदानी क्षेत्र में जब आप प्रवेश करोगे, तो आपको एक विशाल साम्राज्य की सेना आपका इंतजार करती हुई मिलेगी, जिससे आपको युद्ध करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
क्योंकि आपके सैनिक जो हैं वो इतने समय से युद्ध कर रहे हैं, सालों से युद्ध में रत हैं, लगे हुए हैं, वो भी अपने घर वापस जाना चाहते हैं और युद्ध करते करते वो भी पूर्ण रूप से अब थक चुके हैं और उनकी हिम्मत अब जवाब दे चुकी है। इस प्रकार की बातें और सैनिकों का उससे सिकंदर ने काफी उत्साहवर्धन किया, उन्हें प्रलोभन दिए उपहार देने के, लेकिन वो तब भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि उसे ये भी जानकारी थी कि अभी तो हम छोटे छोटे गणराज्यों और छोटे छोटे राजाओं से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके नंद वंश उस समय धनानंद उस समय शासन कर रहा था, जो नंद वंश का शासक था धनानंद, जिसे हराकर यानी कि जिसे अपदस्थ कर हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब यूनानी आक्रमण यानी अलेक्जेंडर या सिकंदर महान का जब आक्रमण हुआ तो उस समय भारत पर किसका शासन स्थापित था, तो उस समय नंद वंश का शासन था और धनानंद उस समय उसका समकालीन शासक कौन था, धनानंद। तो धनानंद से युद्ध करना होगा यानी कि मगध साम्राज्य से, लेकिन उससे पहले ही जब सिकंदर के सैनिकों ने उस व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया और सिकंदर निराश होकर वापस लौट गया। तो पोरस के आत्मसमरण के उसका राज्य उसे मिल गया और जो कश्मीर का क्षेत्र उसने जीता था वो अभिसार को उसने दे दिया, आंभी को भी उसका क्षेत्र वापस कर दिया, सिंध और झेलम के बीच का, और झेलम और चिनाब के बीच का जो क्षेत्र था वो किसे मिला, वो ज्यों का त्यों से पोरस को लौटा दिया। और इन सब विजयों के बाद जब वो वापस जा रहा था तो छोटे छोटे गणराज्य जिनसे युद्ध करते हुए वापस आया था, तो उन्होंने पुनः अपनी शक्ति और अपनी सेना इकट्ठी करने के बाद जब सिकंदर वापस लौटा, इस दौरान सिकंदर जो है 19 महीने तक भारत में रहा। कितने महीने? 19 महीने। उन्नीस महीने भारत में रहा। तो 19 महीने तक भारत में वो रुका, युद्ध की रणनीति बनाता रहा और जिन राज्यों को वो जीत सका उन्हें जीता। उसके बाद अंततः उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और वह वापस जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते जब वो वापस लौटा तो उसका छोटा छोटे गणराज्यों से युद्ध हुआ, जैसे मालव, सीवी, ये छोटे गणराज्य थे, अश्वक, पाटल, अगर अब एक चीज देखी जाए तो पाटल जो है ये अंतिम विजय थी भारत में सिकंदर की, अंतिम विजय। अगर आपसे पूछा जाए भारत में सिकंदर की अंतिम विजय थी ये सिकंदर की, पाटल के विरुद्ध सिकंदर की अंतिम विजय किसके विरुद्ध हुई? अंतिम जिस गणराज्य को उसने जीता वो था पाटल। तो सिकंदर की भारत में अंतिम विजय किसके विरुद्ध थी? पाटल के विरुद्ध। ये जो मालव है इस अभियान में सिकंदर घायल हो गया था। इस अभियान में क्या हुआ? तीर लगने से सिकंदर ये वापस जब लौट रहा है उस समय के सारे इन गणराज्यों से दोबारा युद्ध हो रहे हैं, तो मालवों से ये मालव जो गणराज्य था इस मालवों से युद्ध करते समय सिकंदर घायल हुआ। तो उसने क्या किया, वहां के सभी पुरुष, स्त्री और बच्चों सबको मौत के घाट उतरवा दिया था उसने। अब अश्वक जो था इसकी राजधानी थी मत्सक, इसकी राजधानी थी मत्सक। अश्वक की राजधानी क्या थी? ये राजधानी थी इसकी मत्सक की राजधानी। अश्वक के अभियान में क्या हुआ, यहां स्त्री पुरुष यानी स्त्री बच्चे सब आग में कूद के अपने आप को इन्होंने मार लिया था। तो जौहर प्रथा जो राजपूताना यानी कि जो राजस्थान या राजपूतों में जो जौहर प्रथा आपने देखी हुई, जिसमें आग में कूदकर जौहर, जिसमें आग में कूदकर अपने आप को आत्मदाह कर लेती हैं महिलाएं बाहरी आक्रमण से, बाहरी आक्रांताओं से बचने के लिए। तो उस प्रथा का एक साक्ष्य यहाँ अश्वक गणराज्य में भी मिलता है सिकंदर के समय, यानी उस समय भी महिला और बच्चों ने आत्मदाह कर लिया था और पुरुष सारे युद्ध में जब मारे गए तो जो बची हुई महिलाएं और पुरुष थे उन सब ने अपने आप को आग में समर्पित कर दिया। तो इस प्रकार से इन छोटे छोटे गणराज्यों से जीतता हुआ और मालव गणराज्य के विरुद्ध युद्ध करते समय वो घायल हुआ था
और वहां उसने स्त्री और पुरुष सारे सभी को मौत के घाट उतरवा दिया था। अंततः पाटल के विरुद्ध अंतिम विजय करने के बाद सिकंदर का जो यानी कि नौसेना का जो प्रमुख था नियारकस, यानी नियारकस को वो कहता है कि सेना का एक भाग अपने साथ इस सिंधु के मुहाने से होता हुआ वो इसके किनारे किनारे ये इधर से होता हुआ फारस की खाड़ी, कहां से? फारस की खाड़ी होता हुआ अपने देश वापस लौट गया। और इसी क्रम में 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में। कहां पर? बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। किससे? टाइफाइड, यानी कि मियादी बुखार, तपेदिक से, ये उसकी टाइफाइड से उसकी मृत्यु हो जाती है 323 बीसी में। यानी कुल 33 वर्ष की उम्र में 33 वर्ष सिकंदर जो है 33 वर्ष की उम्र में इतना सब कुछ प्राप्त कर लेता है, इसीलिए इसे कहा जाता है सिकंदर महान। अब सिकंदर के आक्रमण यानी यूनानी आक्रमण के भारत पर क्या प्रभाव पड़े उनके बारे में जानेंगे। भारत पर सिकंदर के आक्रमण के बारे में विंसेंट स्मिथ ने कहा था, विंसेंट स्मिथ क्या कहा इन्होंने कहा था सिकंदर आंधी की तरह आया, सिकंदर आंधी की तरह आया और चला गया विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा? सिकंदर आंधी की तरह आया और चला गया। अब हम देखेंगे सिकंदर के आक्रमण के भारत पर प्रभाव। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव। तो पहला प्रभाव तो यही हुआ कि हिंदू यूनानी जो कला शैली है उसका विकास हुआ। हिंदू यूनानी कला शैली का विकास हुआ। हिंदू यूनानी कला शैली का विकास हुआ। उलूक शैली के सिक्के, उलूक शैली के सिक्कों का प्रारंभ, सिक्कों की शुरुआत हुई। सप्ताह के 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन यूनानियों की देन है। ये भी यूनानियों की देन। क्रमागत इतिहास लेखन का प्रारंभ हुआ। क्रमागत इतिहास लेखन की शुरुआत हुई। तो प्रमुख रूप से देखा जाए तो सिकंदर के आक्रमण का हिंदू यूनानी कला शैली का विकास हुआ। उलूक शैली के यानी गांधार कला शैली, कौन सी कला शैली? गांधार कला शैली। गांधार कला शैली का विकास हुआ। उलूक शैली के सिक्कों की शुरुआत हुई। सप्ताह के 7 दिन यूनानियों की ही देन है। और क्रमागत इतिहास लेखन का विकास हुआ। इस प्रकार आज इस वीडियो में हमने जाना सिकंदर के बारे में, उसकी भारत विजय के बारे में, हाइडेस्पीज युद्ध, अरावेला के युद्ध, इन सब युद्धों के बारे में जानने के बाद हमने देखा कि भारत पर सिकंदर के आक्रमण के क्या प्रभाव
हुए, ये मुख्य रूप से मैंने 4-5 आपको बता दिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।